नमस्कार। आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने 3 बातें कही थी। उन्होंने कहा कि हमने पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ लोगों को मकान मुहैया करा दिए हैं, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे उन्होंने कहा कि उनमें से जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मकान हैं, उसमें काफ़ी हद तक परसेंटेज जो है वो वुमेन folk के नाम, महिलाओं के नाम मकान रजिस्टर हुए हैं, ताकि उनको सशक्तिकरण करने के लिए एक उन्होंने बात कही कि 9 करोड़ 40 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है वो गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि 13 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत टॉयलेट्स जो हैं पूरे इंडिया में बनाए गए हैं, जिससे डेफिकेशन फ्री हो गई है हमारे सारे गांव। तो इसमें फैक्ट्स क्या हैं और मिथ क्या है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले जो बड़ा मुद्दा है पीएम आवास योजना का, तो प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम जो है जून 2015 में लॉन्च की गई थी, और उसमें ये कहा गया था कि स्टेट वाइज डेटा लेके कि 1 करोड़ 23 लाख मकानों की रिक्वायरमेंट है, और उसमें 4 कैटेगरी डिफाइन की गई। एक कैटेगरी थी जिसमें 5 कैटेगरीज थी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, अर्बन स्लम ड्वेलर्स की, रूरल में जो गांव में जो लोग रहते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है या मकान नहीं है, उन लोगों की, और इसमें क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम थी CLSS, जिसमें क्रेडिट पे जो इंटरेस्ट होगा उसमें इनकम डिफाइन की गई कि जो 6 लाख से नीचे की इनकम है वो EWS कैटेगरी में आएगा, जो 6 से 12 लाख है वो MG मिडिल इनकम ग्रुप में आएगा 1 में, और 12 लाख से 15 लाख मिडिल इनकम ग्रुप 2 में आएगा। तो जो EWS कैटेगरी थी उसमें उन्होंने ये कहा कि हम इसमें इंटरेस्ट रेट का जो 1.5 लाख रुपए का जो सब्सिडी है, जो जो 6 लाख रुपए की 6 लाख रुपए से इनकम जिनकी नीचे है वो 4 लाख रुपए का अनुदान करते हैं, तो 12 लाख रुपए के लोन पे जो उनका इंटरेस्ट है उसमें 1.5 लाख रुपए की उसको सब्सिडी दी जाएगी। ये क्रेडिट लिंक स्कीम थी। दूसरी स्कीम थी अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग में सरकार द्वारा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, जैसे दिल्ली में DDA है, लखनऊ में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो अगर LDA DDA इस तरीके की अथॉरिटीज़ अगर मकान बनाएंगी तो वो सस्ते मकान जो हैं वो EWS कैटेगरी को मुहैया कराए जाएंगे, और अगर प्राइवेट डेवलपर उसको डेवलप करता है तो 35% उसको फ्लैट जो है EWS कैटेगरी के रखने पड़ेंगे टोटल अलॉटमेंट में, और उस पर जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी देगी। ये तो थी बात आपकी अफोर्डेबल हाउसिंग, जो पार्टनरशिप पब्लिक और पब्लिक मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स की जो हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं और प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उसमें 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी का अनुदान की बात की गई थी। तीसरा उन्होंने कैटेगरी डिफाइन की थी इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम, मतलब कि जो स्लम्स में लोग रहते हैं और जिनके मकान टेम्परेरी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, छप्पर पड़ा हुआ है, दीवारें नहीं हैं, ऊपर छत नहीं है, उनके रीडेवलपमेंट के लिए उन्होंने ISSR स्कीम निकाली थी, जिसमें मैक्सिमम अनुदान जो था वो 1 लाख रुपए का रखा गया था। फिर उसके बाद सब्सिडी थी बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन स्कीम, BLC स्कीम। अभी जो सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस स्कीम है उसमें कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान था कि अगर जो लाभार्थी है वो अपना उसके पास ज़मीन है या उसके पास पुराना मकान है, तो उस मकान को अगर नया करना है और उसको ठीक से बनाना है तो उसमें कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान कर दिया कि वहाँ से GPS के द्वारा ग्राम सभा को पहले वो पेपर्स अपने सबमिट करेगा और बताएगा कि मुझे मकान बनाना है, इतना क्षेत्रफल है मेरा। उसमें 30 से 60 मीटर क्षेत्रफल की मैक्सिमम सब्सिडी अलाउ की गई थी कि 3 कमरे और टॉयलेट और लिविंग रूम के हिसाब से इतनी कंस्ट्रक्शन वो कर सकते हैं। उसमें भी अनुदान जो था वो 1.5 से 2 लाख रुपए का अनुदान जो है BLC स्कीम में दिया गया। तो 1.5 लाख रुपए का अनुदान जो हो गया रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन के लिए BLC स्कीम में हो गया, ISSR में इन सीटू रूरल डेवलपमेंट का हो गया, और AHP में जैसे मैंने आपको बताया अफोर्डेबल हाउसिंग में 1.5 लाख रुपए का, और क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम में भी करीब 70,000 रुपए से कैटेगरी के हिसाब से, अगर EWS कैटेगरी है तो 70,000 रुपए से लेके 1,27,000 रुपए, अगर MG लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है तो 1,20,000 से लेके 1,75,000 रुपए, और मिडिल इनकम ग्रुप 2 में 1,70,000 रुपए से लेके 2,67,000 रुपए, ये मैक्सिमम अनुदान जो है वो दिया जाएगा। जो बजट था 2023-24 का प्रधानमंत्री आवास योजना में, उस बजट को 79,000 रुपीज 79,000 रुपए के बजट से बढ़ाया गया, और उसमें ये कहा गया कि एक मिनिस्ट्री ने एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी
उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिपोर्ट जब सबमिट की अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो उसमें जो स्लम ग्रोथ है, जो डेकेडल ग्रोथ है, हर 10 साल में जो स्लम का इजाफा है वो करीब 34% का है। और इनके जो स्लम के मकान हैं ये करीब आप समझिए 34 जो स्लम डेवलपर्स हैं ये 34% के हिसाब से 20 लाख 2 करोड़ 20 मिलियन की बात की गई कि 2 करोड़ मकानों की आवश्यकता जो है वो हर 5 साल में 10 साल में उसकी बढ़ेगी। तो जब ये बात की गई तो कहा गया कि अभी जो स्टेट लेवल से डेटा जो आया है वो 1 करोड़ 20 लाख मकान 22 लाख मकानों का आया है, जिसका अनुदान 2015 में था। और 2015 में ये कहा गया था कि 2022 तक 31 दिसंबर 2022 तक ये 1 करोड़ 22 लाख जो मकानों की लिस्ट है, फहरिस्त है, वो पूरी कर दी जाएगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और वो स्कीम जो है 31 दिसंबर 2024 तक आगे कर दी गई कि 31 दिसंबर 2024 तक जो लक्ष्य है वो पूरा किया जाएगा। और जो इसमें आपको मैं बता दूं कि जो 20 लाख 2 करोड़ हाउस होल्ड, स्लम हाउस होल्ड जो इजाफा है 34% का, उसमें 20 लाख लोग ऐसे भी थे जो अर्बन पुअर हाउस होल्ड थे। मतलब अर्बन पुअर हाउस होल्ड मतलब जो शहरों में जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, 2 मिलियन उनका नंबर था और 20 मिलियन जो था टोटल नंबर था जो प्रोजेक्शन ग्रोथ की थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल हाउसिंग शॉर्टेज जो है वो 2 करोड़ की तो वैसे ही पड़ जाती है जो 34% ग्रोथ है। और उसके अलावा जो 3 करोड़ मकान का देने का जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैंने 3 करोड़ मकान दे दिए हैं और बना के दे दिए हैं, उसमें अनुदान खाली स्टेट्स और यूटी की खाली 1 करोड़ 23 लाख की थी। उसमें मैं आपको फिगर बता दूं कि अक्रॉस द कंट्री इसमें कट ऑफ डेट जो थी 31 मार्च 2022, जैसे मैंने कहा 2015 में लॉन्च हुई थी, 2022 में कंप्लीट की जानी थी। उसमें 1 करोड़ 5 लाख मकानों की ही कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, जिसमें 64.33 लाख मकान जो हैं वो दे दिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि 67 लाख मकान अभी देने बाकी हैं। सिर्फ 64.33 लाख मकान दिए जा चुके हैं 1 करोड़ 5 लाख में, और 67 लाख जो मकान हैं उनकी अभी असेसमेंट बाकी है, सैंक्शनिंग हुई नहीं है या कंस्ट्रक्शन में रुका हुआ है मामला। तो जो ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का पैनल बना था इस प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रोजेक्ट को देखने के लिए, उन्होंने ये कहा कि 60% जो टोटल घर सैंक्शन हुए थे, जो 1 करोड़ 5 लाख की मैंने आपको फिगर बताई, उसमें 60% जो है जैसे कि मैंने आपको बताया बीएलसी कैटेगरी में थे। बीएलसी कैटेगरी वही है जिसमें आपका बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन, जिसमें जमीन आपके पास है या सरकार ने मुहैया कराई है और बीएलसी में आपको कंस्ट्रक्शन लिंक जो है वो पैसा दिया जाएगा और ग्राम प्रधानों से उसकी लिस्ट ली जाएगी और लिस्ट लेने के बाद उसका एरियल सर्वे होगा, जीपीएस में सर्वे करने के बाद वो पैसा रिलीज किया जाएगा। अब इसमें धांधलेबाजी ये शुरू हो गई कि स्टेट का डेटा आना है, अगर जमीन नहीं है लाभार्थी के पास तो जमीन भी मुहैया करानी है, जिसके पास जमीन है जिसको कंस्ट्रक्शन करानी है या रिनोवेशन करनी है उसमें ग्राम प्रधानों और बीडीओ की दखल अंदाजी है। तो ये कहा जा रहा था कि जो 1.5 लाख रुपए का अनुदान है उसमें आधा पैसा तो ग्राम प्रधान और बीडीओ ले जाते हैं और आधा पैसा ही लाभार्थी को मिलता है। तो उसमें कई तरह के करप्शन के मामले सामने आए। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का 60% जो अनुदान था 1 करोड़ 5 लाख का, 60% का वो बीएलसी में था। और ये कहा गया कि जो इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट अर्बन जो मैंने आपको बताया स्लम डेवलपमेंट, स्लम रीडेवलपमेंट, उसमें खाली 4,33,000 मकान सैंक्शन किए गए। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो मंडे को टेबल की गई लोकसभा में। 4,33,000 मकान उसमें खाली सैंक्शन हुए और जबकि डिमांड उसमें 14,35,000 मकान होती। तो 14,35,000 मकानों में खाली 4,33,000 मकान दिए गए। और इस प्रोग्रेस में भी बहुत स्लो है क्योंकि 31 दिसंबर 2022 तक मात्र 99,000 मकान दिए गए। मतलब 14,35,000 की रिक्वायरमेंट थी, 4,33,000 मकानों की सैंक्शनिंग हुई अर्बन रीडेवलपमेंट में, स्लम रीडेवलपमेंट में, और खाली 99,000 मकान ही आवंटन किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जब वादा करते हैं कि 3 करोड़ मकान जो हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को और महिलाओं के नाम कर दिए गए हैं, तो ये जो वक्तव्य है उनका वो झूठा साबित होता है। एक ऐसी स्टेट जिसने इसमें लीड ली है वो उत्तर प्रदेश की स्टेट है। उत्तर प्रदेश की स्टेट में इस साल 8 करोड़ 60 लाख मकान 8 लाख 60,000 मकानों की जो है पीएमएवाई रूरल स्कीम में उत्तर प्रदेश ने अनुदान मांगा है इस साल, और सेंटर ने 10,000
करोड़ का अनुदान भी किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी सरकार का ये भी कहना है कि 27 लाख यूनिट जो हैं वो बना दी गई हैं, और टोटल टारगेट जो है वो 35 लाख मकान का हम लोग 2024 दिसंबर तक पूरा कर लेंगे, जिसमें 27 लाख मकान वो कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं और 8,60,000 मकान अभी और होने बाकी हैं। सेंटर ने PMAY, इसमें दो स्कीमें आती हैं, ग्रामीण रूरल की आती है, अर्बन की आती है। रूरल में 28,000 करोड़ का एक्स्ट्रा अनुदान किया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 79,000 करोड़ का PMAY में का अनुदान है, जिसमें 28,000 करोड़ का रूरल स्कीम में अनुदान है। इसमें जैसे कि अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि जब बेनिफिट्स जा ही नहीं रहे तो प्रधानमंत्री मोदी ये क्लेम कैसे कर रहे हैं कि 3 करोड़ मकान दिए गए। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 करोड़ 5 लाख मकान का ही अनुदान हुआ, जिसमें अभी 67 लाख मकान दिए जाने हैं और सिर्फ 60-65 लाख मकान दिए गए हैं। और रूरल ग्रामीण स्कीम में भी मकानों का अनुदान कम है, और इन सीटू रूरल स्लम डेवलपमेंट में भी 14.5 लाख मकान की रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई की गई। हालांकि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र में देख लें और नॉर्थ में अगर बड़े शहरों में दिल्ली, हैदराबाद वगैरह देख लें, चेन्नई में देख लें, तो रूरल जो अर्बन स्लम रीडेवलपमेंट है उसकी बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि गांव देहातों में काम है नहीं, सब लोग शहर आ जाते हैं और शहर में इतना स्लम बढ़ता जा रहा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। छोटे शहरों में, कैटेगरी बी शहरों में, जैसे कि जयपुर है, उदयपुर है, इंदौर है, लखनऊ है, वहाँ भी स्लम रीडेवलपमेंट के नाम पे कोई खास डेवलपमेंट नहीं होता है। अब जैसे कि ये रूरल स्कीम अप्रैल 2016 में रीलॉन्च हुई थी, स्कीम जून 2015 से चल रही है, और इसमें लोन फैसिलिटी का प्रोविजन है 70,000 रुपये EWS कैटेगरी में, और मैक्सिमम प्लेन्स में, जैसे कि जहाँ पे पहाड़ ना हो, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड पहाड़ों में उसका अनुदान जो है 1,30,000 का है। प्लेन्स में मतलब जहाँ जमीन सपाट है वहाँ अनुदान जो मैक्सिमम है वो 1,20,000 है। अब मामला ये आ जाता है कि 70,000 रुपये में आदमी छत भी डाल लेगा, सीमेंट भी खरीद लेगा, मिट्टी भी खरीद लेगा, और पेंट भी करा लेगा, और परमानेंट छत भी डलवा देगा, लेंटर भी डलवा देगा, या मैं कहता हूँ रूफ भी डलवा लेगा। तो ये 70,000 रुपये में कैसे अनुदान पूरा होता है, कैसे घर बन जाता है? तो ये सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे एक तो अनुदान भी कम है, और जिस तरीके से उस पर कंस्ट्रक्शन होकर उसकी डिलीवरी दी जा रही है, तो 3 करोड़ की तो दूर की बात है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 2024 तक ये मामला पूरा नहीं होगा, इसको आगे भी खींचना पड़ेगा। तो जब मोदी सरकार इन चीज़ों पे बात करती है, इन चीज़ों के बारे में कहती है कि हमने 3 करोड़ मकान बना दिए। अच्छा, एक चीज़ और है, उसमें एक चीज़ और है कि स्वच्छ भारत मिशन में एक प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 13 करोड़ टॉयलेट जो हैं वो हमने बना दिए और डेफिकेशन फ्री कर दिया। ये स्कीम जो है ये 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की थी। 2 अक्टूबर 2014 में अपना इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा था स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हम गांव-गांव में टॉयलेट बनवा देंगे और डेफिकेशन फ्री कर देंगे। उसमें वर्ल्ड बैंक का $1.5 बिलियन का लोन भी लिया गया सरकार द्वारा। अब इसमें अगर हम हकीकत पे जाएं, ओपन में जाएं, तो ओपन डेफिकेशन फ्री जो सरकार का दावा है, वो दावा कहीं ना कहीं झूठा साबित हो जाता है कि 55 करोड़ लोगों को 5 साल में डेफिकेशन फ्री का दावा करती है ये सरकार 13 करोड़ टॉयलेट्स बनाकर। इसमें क्योंकि वाटर कंटामिनेशन होता है, ओपन डेफिकेशन में तरह की बीमारियां होती हैं, सेफ्टी इश्यूज होते हैं वुमेन को लेकर, तो ये स्कीम तो बड़े फैनफेयर से लॉन्च की मोदी सरकार ने, पर जब उसका सर्वे किया गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर कंपैशनेट इकोनॉमिक्स, RICE, उनका दावा है कि अभी तक 44% डेफिकेशन ओपन में अभी भी होती है। हालांकि वर्ल्ड बैंक और सरकार द्वारा एक नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे कराया गया था, उसमें यह कहा गया था कि सिर्फ 10% डेफिकेशन जो है ओपन में होती है। आप किसकी बात माने? जो इंडिपेंडेंट सर्वेज हो रहे हैं उसमें कहा जा रहा है 44 से 60% डेफिकेशन। और जो टॉयलेट्स बने भी हैं, अगर आप गांव देहात में कहीं जाएं, ट्रैवल करें और देखें कि जितने भी ये टॉयलेट्स बने हैं, या तो वहाँ पानी की सुविधा नहीं है, या वहाँ पे सफाई नहीं होती है, वो टॉयलेट्स वैसे ही गंदे पड़े हैं। अब उसकी सफाई कौन करे? जो उच्च जाति के लोग होते हैं वो कहते हैं ये काम हमारा नहीं है, ये नीच जाति के लोगों का है, और नीच जाति के लोग कहते हैं जब हमें ओपन डेफिकेशन ही करनी है तो हम ये टॉयलेट्स क्यों साफ करें। तो कई चीज़ें हैं उसमें। एक गांव का नियम है, वो नियम फॉलो नहीं होता है। 50% डेफिकेशन अभी भी ओपन में है, और सरकार ये कहती है कि 2014 के बाद हमने जितने भी विकास के कार्य किए हैं उसमें विकास के कार्यों में हमें सफलता मिली है। अच्छा, एक और स्कीम जो सरकार ने बड़े फैनफेयर से लॉन्च की थी है उज्ज्वला योजना स्कीम।
अब उज्ज्वला योजना स्कीम में सरकार दावा करती है कि 9 करोड़ 40 लाख गैस कनेक्शन हमने प्रोवाइड कराए, सिलेंडर हमने प्रोवाइड कराए। और आप जान रहे हैं कि 5 किलो फ्री राशन देने के बाद भी सिलेंडर जो है 1200-1300 रुपए में एक परिवार को खरीदना पड़ता है। तो वो फ्री राशन का क्या करेगा जब उसके पास 1300 रुपए नहीं होंगे? तो क्या किया जाता है कि जंगल से या खेतों से सूखी लकड़ी लाके अपने ट्रेडिशनल चूल्हे पे उसको जला के उसी से खाना बनाया जाता है या कोयले से बनाया जाता है। अब ये जो उज्ज्वला योजना थी, ये भी वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस के द्वारा लॉन्च की गई। इसमें ये कहा गया कि पोल्यूशन नहीं होगा, जब लकड़ी जलाई जाती, कोयला जला जाता है तो एडिशनल पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। तो इसलिए एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड, अब सिलेंडर तो सबके पास है, वो सिलेंडर जिनके पास आए उन्होंने सिलेंडर्स बेच भी दिए कि हम जब गैस का पैसा ही नहीं खर्च कर सकते तो सिलेंडर का क्या करेंगे, जो पैसा मिलता है सिलेंडर का ले लेते हैं। तो तमाम तरह के विषय है। जब 500 रुपए का सिलेंडर था, 400 रुपए का सिलेंडर था, तो स्मृति ईरानी जी उसको सर पे लाद के कहती थी कि गरीबों का बुरा हाल है। जब प्याज 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो होता था तो ऑपोजिशन मेंबर्स जो है वो धरना लगा के बैठ जाते थे सड़कों पर। आज वही सिलेंडर 1300 रुपए का है, पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर है। तो इसमें अब सरकार ये कहती है कि ये विकास का कार्य चल रहा है। तो ये सब आकलन अब आप लोगों को करना चाहिए, पब्लिक को समझना चाहिए कि जिस तरह की स्कीमें सरकार लॉन्च करती है, जैसे मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत मिशन, इसके अंतर्गत कितनी सच्चाई है, ग्राउंड पे कितना उसको, कितनी रियलिटी है और कितनी मिथ है, ये सब चर्चा अब आप लोग अपने मित्रों में, अपने परिवार में इसकी बात करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें कि जितनी बातें मैंने कही उसमें अगर आपको कुछ ऐड करना चाहें या उसमें आपको करेक्शन करना चाहें या आप कोई नई बात करना चाहें, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ता हूँ, उस पर रिप्लाई भी करता हूँ। अगले हफ्ते फिर किसी नए सब्जेक्ट पर हम लोग आपसे वार्ता करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।